बहू, दिन चढ़े घंटों बीत गए, एक कप चाय की प्याली ना मिली। सो गई हो या भूल गई हो सब कुछ? घर में बूढ़े सास ससुर भी हैं और कॉलेज जाते ननद देवर भी सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। जल्दी करो। विमला देवी बोलते हुए अपनी बहू नेहा के कमरे में दाखिल हुई। आंखें मसलते हुए नेहा बोली, माँ जी, सिया को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मैं रात भर सो नहीं पाई, सर पर पट्टियाँ करती रही। अभी सूरज जी दवाइयाँ लेकर आए हैं, एक ढक्कन पिला दी है। एक मदद चाहिए, आप या निशा दीदी इसके पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टी करें, तब तक मैं रसोई का काम खत्म कर लेती हूँ। सास ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? निशा यहाँ बैठेगी या अपने कॉलेज में जाकर पढ़ेगी लिखेगी, और मैं यहाँ कमरे में बैठकर क्या करूँगी? पूजन पाठ मंदिर ये सब कौन करेगा? और तुम्हारे बाबूजी की सुबह सुबह के प्रवचन कौन सुनेगा? चलो, छोटी बच्ची है, सो रही है, तुम अपना काम निपटा लो जल्दी जल्दी, फिर आकर पट्टी करते रहना। ऐसे माँ बेटी की बीमारी के बहाने आप जीवन में चलते ही रहेंगे। माँ जी, ये आपकी पोती है, आप कैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर सकती हैं? थोड़ी दया कीजिए, मैं जल्दी ही सारा काम निपटा कर आती हूँ। तब तक आप इसके पास बैठेंगी, वरना डरकर यह चिल्लाने लगेगी। नेहा फिर से बोली। विमला जी बोली, बहू, बच्चे हमने भी पाले हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जरा सी सर्दी जुकाम बुखार हुआ नहीं कि तुम घर रसोई की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती रहती हो। अरे बच्चे हैं, हर चौथे पांचवें दिन कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। तो क्या हम इनके पास ही बैठ जाएंगे? और ज़्यादा है ना तो अपने मायके से अपनी बहन को बुला लो, मगर हमसे कोई उम्मीद ना रखना। अब जाओ रसोई में और रसोई को संभालो। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी एक माँ थी, अपने बच्चे के दर्द को तड़पता छोड़कर कैसे चली जाती? फिर भी न चाहते हुए भी नेहा रसोई में काम निपटाने चली गई। कहने को तो घर में इतने सारे लोग हैं, मगर काम सिर्फ बहू के हिस्से में ही आता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और जब भी बहू मदद की उम्मीद करती है तो उसे सुनाया जाता है कि अपने मायके वालों को बुला लो। ऐसा नहीं है, कितनी बार उसे बुलाना भी पड़ा। नेहा के माता पिता पास के ही गांव में रहते हैं। 2 बहनें और एक छोटा भाई है। सभी पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी उसे ससुराल से मायके जाना होता तो सास विमला जी कहती, अपने पिताजी भाई को बुला लो, बेटियां मायके बिना बुलाए नहीं जाती। मगर दूसरा पहलू यह था कि विमला जी चाहती थी कि उनका खर्चा नहीं होना चाहिए। ससुराल से मायके आने जाने का खर्चा पिता और भाई ही उठाते। साथ में जब भी लड़की की ससुराल आते, गांव से ताजे फल सब्जियां दाल चावल फ्री में मिल जाती। नेहा जब 7 माह की गर्भवती हुई तो फिर भी विमला जी ने बोल दिया, अपनी बहन को देखरेख के लिए बुला लेना। उसकी बहन बेचारी अपनी बहन की देखभाल कम पूरे घर की ज़्यादा करती। सास और ननद दोनों मिलकर उस पर हुक्म जमाती चलाती। सिया होने के 4 महीने तक उसकी माँ ने ससुराल आकर उसकी देखभाल की। सिया की मालिश नहलाना उसकी लंगोटियाँ बदलती, तो दूसरी तरफ सास बस अपने घुटनों को लेकर बैठी रहती। और उन्हीं की हम उम्र नेहा की माँ सुबह से शाम तक माँ बेटी की देखरेख में लगी रहती। जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए अचानक से नेहा के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो देखा बहन वंदना थी, जो बोली, दीदी, रविवार को आरती और सुलभ की ओलंपियाड की परीक्षा है। हम लोग अगर आपके घर शनिवार की रात को आ जाएं तो हमें बड़ी आसानी होगी सेंटर तक पहुंचने के लिए। अपनी बहन की बात सुन अचानक से नेहा को कुछ ख्याल आया और वह बोली, शनिवार को क्यों? अभी 1 घंटे के अंदर तुम सब लोग मेरे ससुराल आ जाओ। और यह सुन, माँ बाबूजी को भी लेकर आना, उन्हें बहुत दिन हो गए छुटकी से मिले हुए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम सब आओगे तो उसे भी अच्छा लगेगा। अच्छा सुन, एग्जाम वाली बात मेरे घर में किसी को मत बताना, नेहा ने अपनी बहन से कहा। मायके में नेहा की बहुत पूछ परख थी। सभी भाई बहन उसे बहुत मानते थे, उसका आदेश कभी नहीं टालते। इसलिए वंदना ने हाँ में हाँ मिलाकर फ़ोन रख दिया और पहुंच गए सभी लोग उसके ससुराल। अचानक अपनी बहू के मायके वालों को देख विमला देवी सकपका गई। अरे आप लोग बिना बताएं? तभी नेहा रसोई से भागती हुई आई। आ गए आप लोग, अच्छा हुआ। अरे वंदना, जाओ सिया को ठंडे पानी की पट्टियाँ तुम कर लो, आरती सुलभ
तुम लोग निशा पूरब के कमरे में अपना सारा सामान रख लो, पढ़ना शुरू कर दो। मैं तब तक चाय नाश्ता बनाती हूँ। और माँ, तुम आराम से टीवी पर आस्था चैनल पर भगवती जी सुनो। सबके सामने विमला देवी कुछ नहीं बोल पाई, पर पीछे पीछे रसोई में जाकर पहुंची और नेहा से पूछा, बहू ये क्या तमाशा है? तुम्हारे मायके वाले यहाँ अचानक से क्यों आ गए? माँ जी, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि अपनी बहन को बुला लो, सो मैंने बुला लिया, नेहा ने कहा। अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, और बहन को बुलाना था तो बहन आती, यह पूरा खानदान क्यों आ गया? विमला जी ने फिर से पूछा। नेहा बोली, अब मैं क्या जानूँ माँ जी, आ गए तो भगा तो सकती नहीं हूँ। कुछ ज़्यादा ना बोल। नेहा चुपचाप चाय पकौड़े बनाने लगी। शाम को सब खाना खा रहे थे तो देखा नेहा के पिताजी शंकर जी दाल चावल के बोरे, झोले भरी हरी ताजी सब्जियाँ, फल लिए चले आ रहे थे। बहू, तुम्हारे बाबूजी भी आने वाले थे, यह तुमने बताया नहीं? नेहा बोली, माँ जी मुझे भी नहीं पता था, अब आ गए हैं तो खाना खिला दूँ। विमला जी बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर सबके सामने क्या कहती, और फिर इतने सारे बोरे झोले देखकर कहीं न कहीं लालचवश वह भी चुप रह गई। यह सोच चुप रह गई कि कल तो वापस लौट ही जाएंगे। रात में नेहा विमला सासू माँ के कमरे में आकर बोली, माँ जी मेरी माँ आपके साथ सो जाएंगी, और बाबूजी का बिस्तर मैंने अपने पिताजी के साथ लगा दिया है, वे लोग हॉल में सो जाएंगे। विमला जी के पति गुस्से से उनकी तरफ घूर रहे थे। यह क्या लगा रखा है, अब मैं अपने ही घर में हॉल में सोऊंगा? यह लोग यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने विमला जी से पूछा। अब कैसे बताए विमला जी कि इन्हीं के कहने पर आए हैं। वो बोली, जी आज रात की बात है, मना मत कीजिए। डरते हुए अपने पति से बोली, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, मगर घर में समधी लोग होने के कारण चुप रह गए। अगले दिन सभी आराम से टहल रहे थे, जिसे देख विमला जी भुनभुनाते हुए नेहा से बोली, बहू दोपहर होने आई है, तुम्हारे मायके वाले जाते क्यों नहीं? तभी वंदना और आरती तैयार होकर आ गए। नेहा दीदी, हम जीजू के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं, उन्होंने हमें मॉल में ले जाने का वादा किया है, अब हमारे जीजू सालियों को इनकार नहीं कर सकते ना। नेहा तो बहुत खुश थी। हाँ हाँ जरूर जाओ, मगर सासू माँ का मुंह फूल गया। इन्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे की जेब काटते हुए? घर के दामाद से भला कोई पैसे खर्च करवाता है? रात को सूरज अपने साले और सालियों के साथ शॉपिंग कर लौटे तो विमला जी बोली, बहुत देर कर दी, चलो सब लोग खाना खा लो। नहीं आंटी जी, हम लोग तो खाना खा कर आए हैं बाहर से, आप लोग खा लीजिए। यह बोल अपने अपने कमरे में सभी चले गए। सूरज बहुत गुस्से में था। धीरे से अपनी माँ से बोला, माँ जरा मेरे साथ चलिए तो। उन्हें अपने साथ छत पर बरसाती वाले कमरे में ले गया और चिल्लाते हुए बोला, माँ ये सब क्या लगा रखा है तुमने? विमला जी आश्चर्यचकित होकर बोली, बेटा मैंने क्या किया? जो किया है तेरी बीवी ने किया है, जाकर उससे पूछ। सूरज बोला, ऐसे कैसे? आप ही तो हमेशा नेहा को कहती है ना कि अपने मायके वालों को बुला, अपने मायके वालों को बुला। इस बार भी आपके कहने पर ही नेहा सभी को बुला के लाई है। आपको पता है लड़कियों ने सूट टॉप और साले ने शर्ट, वो भी इतने बड़े शोरूम से। मैं तो बहाना बनाकर बाहर बैठा रहा कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, मगर उन्होंने पेमेंट के लिए आखिरकार मुझे अंदर बुला ही लिया। मालूम है पूरे 6,000 का फटका लगा है मुझे। पीछे से शंकर जी भी आ गए। सही कह रहा है, तेरी माँ की वजह से मेरा तो कमरा ही छिन गया है। समधी जी के खर्राटे तो तेरी माँ की खर्राटों से भी बुरे हैं। सारी रात करवट बदलते निकल जाती है। भाई और बहन भी गुस्से से बोले, हमें भी प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, सभी हर समय दखल देते रहते हैं। माँ सबसे पहले तो इन लोगों को यहाँ से रफा दफा करो। आपके थोड़े से लालच के चलते हम सभी बहुत परेशान हैं। आप और निशा उसकी मदद कर सकते हैं, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए उसकी बहन को बुलाते हैं। भाई और पिता को बहाने से गांव से मिलने वाली चीज़ों के लालच में बार बार बुलाती हो, मगर अब और आगे नहीं से कुछ भी हो, नेहा के मायके वालों को यहाँ आने को ना कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ रायता आपका फैलाया हुआ है और साफ भी आप भी करेंगी। विमला जी बोली, वाह तुम सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं ही जान रही हूँ रसोई का सारा राशन ख़त्म हो रहा है। समधन जी सारा दिन आस्था चैनल देखते रहती हैं,
क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मेरा देखना तो दूबर ही हो गया है। और तो और नेहा को ताने भी नहीं दे पा रही हूँ। मुझसे बुरी स्थिति में तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आज ही नेहा को बोलती हूँ कि लोगों को वापस भेजने के लिए। रात में सबके सोने के बाद उन्होंने नेहा से कहा, बहू, इन सब का गांव जाने का टिकट कब का है? नेहा बोली, माँ जी, मेरी माँ तो कह रही थी कि आरती और सुलभ का एडमिशन यहीं किसी कॉलेज में करवा देते हैं। वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगे, जिससे मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत मेरी मदद करने के लिए वो हाजिर हो जाएंगे। इतना सुनते ही विमला जी का माथा घूम गया। अरे, हम क्या मर गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए? माना पिछली कुछ गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन देखो बहू, हम तुम्हारे अपने हैं। क्यों अपने मम्मी पापा को और भाई बहनों को परेशान करना? यहाँ पर भी तो तुम्हारी ननद, देवर और मैं हूँ ना। आइंदा से अपने मायके वालों को बिना बात के मत बुलाना। मेरा मतलब है कि लड़की के माता पिता को बेटी के ससुराल में आकर रहना शोभा नहीं देता। बूढ़े पुराने लोग कहा करते थे, अगर हाँ कोई शादी फंक्शन न्योता हो तो खूब आए, मनाएं थोड़ी ना है। आखिर वह तुम्हारे घर वाले हैं। एक सांस में विमला जी सब कुछ बोल गई। नेहा बोली, जैसा आप ठीक समझे माँ जी, वही होगा जो आप चाहती हैं। यह सुन विमला जी के कलेजे में ठंडक पड़ गई कि सभी लोग वापस लौट जाएंगे। असल में नेहा तो बस अपनी सास को सबक सिखाना था, ताकि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो। आखिर बहू ससुराल वालों की जिम्मेदारी है, फिर मायके वाले बार बार आकर उसकी मदद क्यों करेंगे? सभी लोग रविवार को परीक्षा के बाद वापस गांव चले गए। उनका तो वैसे भी यहाँ बसने का कोई इरादा नहीं था। सिर्फ अपनी बेटी नेहा के कहने पर ही उन्होंने यह सब किया था, जिसमें मायके वालों ने बखूबी साथ दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि शायद संभव हो। कई जगह मायके वाले बेटियों की तकलीफ समझते कहाँ हैं। उन्हें तो बस अपना ही दुख इतना बड़ा लगता है कि लड़की की दुख तकलीफ दिखाई नहीं देती। ठीक वैसे ही जैसे कि ससुराल वालों को अपने बहू की दुख तकलीफ दिखाई नहीं देती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।